Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 1 Marketing Analytics. Marketing Analytics, the practice of measuring, managing and analyzing marketing performance to increase its efficiency and maximize return on investment is known as Marketing Analytics. Marketing Analytics क्या होता है? Marketing Analytics एक प्रैक्टिस है मेजरिंग, परफॉर्मेंस को मेजर करना, मैनेज करना और एनालाइज करना मार्केटिंग परफॉर्मेंस को, क्या क्या परफॉर्मेंस और क्या मेजरमेंट है जिससे कि हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकें. द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग इनिशिएटिव is evaluated using a variety of matrices by marketing analytics. A single view is created by combining data from all sources and channels collected by effective marketing analytics. The performance of their marketing initiative is then evaluated and opportunities for improvement are found using analytics. Without marketing analytics, it is challenging to access the performance and return on investment ROI of your marketing campaign. एक सिंगल व्यू, एक सिंगल मैट्रिक्स कंबाइन करी जाती है, बनाई जाती है, जो कि सारे सोर्सेज का डेटा को एक जगह सिंगली रिप्रेजेंट कर, जिससे कि इफेक्टिवली मार्केटिंग एनालिटिक्स कर सके. जो परफॉर्मेंस हुई है हमारी, कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसकी एनालिटिक्स को एनालाइज करा जाता है. उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चीज़ में हमें इम्प्रूव करना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रख के एनालाइज करा जाता है. विदाउट मार्केटिंग एनालिटिक्स इट इज़ चैलेंजिंग टू एक्सेस द परफॉर्मेंस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन योर मार्केटिंग कैंपेन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स. मार्केटिंग एनालिटिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एंश्योर एक्यूरेट डेटा. डेटा जो है एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ डेटा पर ही निर्भर करती है. जैसे कि अगर कोई भी डेटा में हमारा गलत डेटा है या गलत डेटा हमारा ऐड हो गया है, तो वो हमारी एनालिटिक्स को भी गलत कर सकता है. ऑब्टेन करंट इनसाइट. मार्केटिंग एनालिटिक्स के हेल्प से आप रियल टाइम इनसाइट पता कर सकते हैं क्या परफॉर्मेंस चल रही है हमारी. मेक योर डैशबोर्ड बेटर. मेक योर डैशबोर्ड बेटर का मीन है यहाँ पर कि आपके पास ज़्यादातर हर एनालिटिक्स होगी जो कि आप चाहते हैं कि आपको देखना है कि हमारी सेल कैसी हुई, मार्केटिंग कैसी चल रही है, क्या हमारे क्लिक्स आए हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट पर. आप सब चीज को एक ही जगह देख सकते हैं. पिक द एप्रोप्रिएट एनालिटिक्स विजुअलाइजेशन एंड यूटिलाइज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टूल टू प्रिडिक्ट एंड रिकमेंड. मार्केटिंग एनालिटिक्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी यूज करते हैं, जो कि प्रिडिक्शन में और रिकमेंडेशन में हेल्प करती है. एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स. मार्केटिंग एनालिटिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ऑब्टेन ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ कस्टमर अक्रॉस ऑल चैनल्स. मार्केटिंग एनालिटिक्स का यूज करके हमें अपने कस्टमर के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है कि वो हमारा किस एरिया का कस्टमर है, क्या चीज़ उसको ज़्यादा डिमांड करता है और इन फ्यूचर में हमें किस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप करने चाहिए. इम्प्रूव योर इफेक्टिवनेस एंड प्रोएक्टिविटी एंड पर्सनलाइज योर मार्केटिंग एंड इंटरेक्शन विद कस्टमर. अगर हमें पता होगा कि हमारे कस्टमर किस एरिया से, तो हम पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को कि उस एरिया में कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाती है. अब हो सकता है कि जिस एरिया में हमारा कस्टमर बेस है वहाँ पर हिंदी का यूज होता हो, बट हमारे जो एडवर्टाइज है वो इंग्लिश में है, तो हमारे कस्टमर्स को 50% से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है हमारे एडवर्टाइज. तो हमें उस एरिया में अपना एडवर्टाइज हिंदी में करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा. पॉलिश अप योर सोशल मीडिया टैक्टिक्स एंड एंगेज योर क्लाइंट विद मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. मार्केटिंग एनालिटिक्स में जो सोशल मीडिया है ये भी बहुत प्ले करता है रोल इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ज़्यादातर जने यूज करते हैं. तो हमें भी अपने ब्रांड का पेज होना चाहिए और वो भी एक्टिव होना चाहिए. कोई भी हमारा न्यू प्रोडक्ट आता है तो हम उस पर डाल सकते हैं और रियल टाइम हम उसमें ऑफ़र वगैरह दे सकते हैं और हमारे क्या प्रोडक्ट की क्या सेल रही, मतलब पॉजिटिव साइड्स हम अपनी शो कर सकते हैं. तो ये एडवांटेजेस हैं मार्केटिंग एनालिटिक्स के. डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स. मार्केटिंग एनालिटिक्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मिस आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड्स. कभी कभी क्या होता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है मिस आइडेंटिफाई कर देता है मार्केट की नीड को. क्यों? क्योंकि वो डेटा जो होता है हमारा बेस होता है,
और डेटा में अगर गलत डेटा आ गया तो वो गलत एनालिटिक्स शो करेगा। मार्केट ग्रोथ एवेल्यूशन विदाउट मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ एवेल्यूशन करता है विदाउट मार्केट शेयर। हमें ये तो पता पड़ जाता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, इसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है, बट उसकी क्या शेयर है, मार्केट में कितना शेयर है, ये पता नहीं पड़ता। तो ये डिसएडवांटेज। इनकरेक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा का गलत इंटरप्रिटेशन भी मार्केटिंग एनालिटिक्स का डिसएडवांटेज। मार्केट डेटा सोर्सेस। कौन कौन से डेटा सोर्सेस हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ये दो तरीके के होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा आर दोस that were created by researcher themselves. Survey, observation, questionnaire, experiment, personal interview and other sources are the example of primary data source. Primary data source क्या होता है? Primary data source वो होता है जो कि खुद से कलेक्ट करा गया हो। रिसर्चर ने अपने आप से इंटरव्यू लिए, सर्वे करा, ऑब्जर्वेशन करी, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज फॉर देयर पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनालिसिस। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा, जो कि उनका यूज करके आगे के एनालिटिक्स हम करते हैं। Publication from independent research lab, government publication, checking website, general article and other sources can all be considered secondary data source. अब secondary data sources क्या होते हैं? Independent research lab, government के publication, checking website, general article, ये सभी secondary source of data होते हैं। मार्केट साइज। मार्केट साइजिंग क्या होता है? मार्केट साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द मार्केट पोटेंशियल। कंपनीज मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट बिफोर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट साइजिंग जो है एक प्रोसेस है एस्टिमेट करने का मार्केट की क्या पोटेंशियल। कंपनीज जो होती हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करने से पहले या सर्विस पहले मार्केट को एनालाइज करती हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है और क्या डिमांड है और क्या क्या कंपटीशन में हमारे अवेलेबल है। मार्केट साइज रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर फॉर ए गुड और सर्विस विद इन ए गिवन मार्केट एज वेल एज द पोटेंशियल रेवेन्यू फ्रॉम दोज सेल। अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेटिंग मार्केट साइज इज क्रूशियल because it enables business and entrepreneurs to estimate the potential profit from a new product, service and venture. This helps people make decision about whether or not invest in it. A marketer can use this to create marketing plan that target a specific need and opportunities of their टारगेट मार्केट। मार्केटर जो है इसका यूज अपने टारगेट ऑडियंस पर फोकस करने के लिए, उस एरिया में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज करता है। मार्केट साइजिंग की हेल्प से पीपल अंडरस्टैंड समझ सकते हैं कि उन्हें इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। एवेल्युएटिंग मार्केट साइज। मार्केट साइजिंग को किस तरीके से एवेल्युएट करें? 3 पार्ट होते हैं। लुक एट द कंपटीशन। फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने कंपटीशन को चेक करें, आपका क्या क्या कंपटीशन रहेगा, आप जिस एरिया के मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पर क्या पहले से अवेलेबल है और क्या टॉप पर है। रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि किस चीज़ की कमी है या हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है हम उससे बढ़िया बना सकते हैं बेटर प्राइस में। रिकॉग्नाइज द कस्टमर। और आपको अपना कस्टमर को भी रिकॉग्नाइज करना होगा कि वो किस लेवल का है, कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज कर सकता है क्या मीडियम लेवल का या लो लेवल। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एप्लीकेशंस ऑफ मार्केट साइज। मार्केट साइजिंग की क्या क्या एप्लीकेशंस? मार्केट ट्रेंड्स। बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट साइजिंग कैन हेल्प। मार्केट analytics also aid in forecasting the estimated sale. Estimating the size of the sale force is helpful to determining how many salespersons should be hired. Distribution channel. It assists in selecting the appropriate distribution channel. Calculating the size and number of market segment is useful. मार्केट में क्या क्या ट्रेंड हैं आप उसका भी पता लगा सकते हैं मार्केट साइजिंग से, और फोरकास्ट कर सकते हैं आपकी क्या सेल रहेगी, एस्टिमेटेड सेल
फोरकास्ट में आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी इन फ्यूचर इस मंथ में कितनी सेल रहेगी। एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ द सेल फोर्स एंड हेल्पफुल टू डिटरमाइन मैनी सेल्स पीपल शुड बी। अगर हमें पता होगा कि इन फ्यूचर हमें कितने सामान की प्रोडक्शन की नीड होगी तो हम उसी तरीके से हायर करेंगे सेल पर्सन को और अपनी टीम को इंक्रीज करेंगे कि जो उस डिमांड को फुलफिल कर सके। टाइप्स ऑफ मार्केट साइजिंग, टोटल एग्रीगेसिव मार्केट TAM और टारगेट और अवेलेबल मार्केट, ये दो तरीके के मार्केट साइजिंग होते हैं। फर्स्ट, टोटल एग्रेसिव मार्केट, द इनिशियल काइंड ऑफ मार्केट साइज टू डिटरमाइन इफ यू वर completely successful or sold everything to every potential customer. It would be the number of customer or the amount of money you could have. And target or available market is the segmented addressable market is the size of the market that your new business can reasonable target. अप्रोचेस टू मार्केटिंग साइज, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं मार्केटिंग साइज में? दो तरीके के अप्रोच हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मार्केट साइजिंग स्टार्ट विद एन ओवरऑल व्यू ऑफ द करंट मार्केट, मूव ऑन टू ए मैक्रो व्यू of all potential customer and revenue and ends with a segment that marketer can reasonably target. टॉप डाउन अप्रोच में ओवरऑल व्यू देखा जाता है करंट मार्केट का, उसके बाद मूव ऑन टू मैक्रो व्यू ऑफ ऑल पोटेंशियल कस्टमर और रेवेन्यू, और लास्ट में हमारा जो है सेगमेंट दैट मार्केटर कैन रीजनेबल टारगेट, जो कि हमारा मार्केटर है किस सेगमेंट में टारगेट कर सकता है। सबसे पहले करंट मार्केट, बड़ी चीज टॉप टू डाउन, उसके बाद में उससे मैक्रो व्यू, किस तरीके का कस्टमर है, क्या रेवेन्यू सोर्स रहेगी हमारी, किस तरीके का रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद कौन सी टारगेट है, क्या हमें टारगेट करना है, उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप मार्केट sizing start with your own product and core business unit and focuses on determining how to scale them up, including where product can be sold, at what price and how much of current market can be absorbed. बॉटम अप अप्रोच जो होती है स्टार्ट होती है प्रोडक्ट्स, और वो जो है डिटरमाइन आपको करना है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर सोल्ड आउट होगा, क्या प्राइस होगी हमारी, क्या कंपटीशन होगा, किस एरिया के हिसाब से किस कस्टमर को टारगेट करके हमने प्रोडक्ट बनाया है, तो ये बॉटम अप अप्रोच में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट योर ओन प्रोडक्ट। स्टेक होल्डर्स फॉर मार्केट साइज। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं मार्केटिंग साइज? ए पार्टी विद एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी एंड द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस और बी इम्पैक्टेड बाई इट्स रेफरेंस to as a stakeholder. The principal constituent of a typical corporation are its shareholder, employee, customer and supplier. The modern theory of the idea, which built on the original idea, includes additional stakeholders such as a community, a government or a trade association, to name just a few. Both internal and external stakeholders are present. Individuals who have a direct financial or other interest in a company, such as through employment, ownership or investment, are referred to as internal stakeholder. स्टेकहोल्डर भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेकहोल्डर वो होते हैं जिनका डायरेक्ट फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट कंपनी से डायरेक्ट लिंक हो थ्रू एम्प्लॉयमेंट, ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट, वो इंटरनल स्टेकहोल्डर कहलाते हैं। एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर आर पीपल हु डू नॉट डायरेक्टली वर्क फॉर ए कंपनी। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कि कंपनी के लिए डायरेक्ट वर्क नहीं करते बट स्टिल हैव ए इम्पैक्ट ऑन इट्स डिसीजन एंड आउटकम। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इंक्लूड वेंडर, बोरोस, गवर्नमेंट एंटिटीज। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कि वर्क तो नहीं करते हैं कंपनी में बट उन पर भी इम्पैक्ट होता है कंपनी के डिसीजन का इनडायरेक्ट। स्टेक होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन, टिपिकली ए लॉन्गर टाइम and due to greater needs, stakeholders are obligated to a company, while a shareholder has a financial interest in the business as well as they are not committed to it long term and are free to leave at any time. They can either keep the cash, receive or sell their stock and buy and sell new stock in its place. The vendors in a company supply chain
for instance, might suffer if the company stop using their service if it's having financial difficulty. Employees of the company who are also stakeholder and rely on it for income run the risk of losing their job. Shareholder in the company however can sell their share and avoid losing that money. जो शेयर होल्डर होते हैं, जब अगर कंपनी में कुछ लॉस होता है या कोई भी कमी आती है तो वो अपने शेयर को सेल कर सकते हैं किसी भी वक्त। बट जो स्टेक होल्डर होते हैं, उन्हें अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उन्हें भी प्रॉफिट होता है, बट कंपनी जब लॉस में जाती है तो उन्हें भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे वर्कर्स होते हैं, तो अगर हमारी कंपनी को ऑर्डर नहीं आए रहे तो उन्हें भी ये डर रहता है कि उनकी जॉब ना चली जाए। बट जो शेयर होल्डर हैं उन्हें पता है कि हमारे कोई भी ऐसा बाउंडेशन या कुछ नहीं है, हम किसी भी वक्त शेयर को, स्टॉक को बाई कर सकते हैं और कभी भी शेयर को सेल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में। पोर्टर्स 5 फोर्सेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है थ्रेट ऑफ एंट्री, इंडस्ट्री रिवाइवरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ये 5 हैं फोर्सेस पोर्टर ने जो बताए हैं। थ्रेट ऑफ एंट्री क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्रेट ऑफ एंट्री। थ्रेट ऑफ एंट्री, द मार्केट इज क्राउडेड विद द कॉम्पिटिशन फ्रॉम बोथ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड न्यू entrant who present their own challenge. How many possibilities are there for a new company to enter the market? Will be there any competition? जो थ्रेट ऑफ एंट्री होती है उसमें कोई भी नया कॉम्पिटिटर आने का क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, जो हमारे कंपटीशन में अगर आता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होगा अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, और किस तरीके से हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये थ्रेट ऑफ एंट्री में। Supplier power. Porters point out that when there are only a few sources of supply but many buyers, supplier will be dominate and command a greater share of profit. Supplier power क्या है? Supplier power में होगा कि अगर सप्लायर कम है और हमारे पास बायर ज़्यादा है तो जो भी कॉस्ट सप्लायर मांगेगा प्रोडक्ट की वो हमें देनी हो। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए सप्लायर डोमिनेट होगा, जो वो कहेगा वही प्राइस में सेल होगा प्रोडक्ट। बट इसका उल्टा बायर पावर, अगर इस की सिचुएशन के रिवर्स में फ्यू बायर हैं, बहुत कम बायर हैं और सप्लायर ज़्यादा है, तो क्या होगा? इसमें डोमिनेट होगा सप्लायर, नहीं, इसमें डोमिनेट होगा बायर, जो कि सप्लायर के प्रॉफिट को डिसाइड करेगा कि कितना प्रॉफिट होगा। कि अब बायर ने, कोई हमारे पास ग्राहक आया और बहुत सारी दुकानें सेम प्रोडक्ट की, वो कहेगा कि भाई मुझे तो ये प्रोडक्ट इतने रुपए में चाहिए, बट हमने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में सेल होगा, बट जो बायर है वो कह रहा है मुझे 80 में लेना है। बट ये प्रोडक्ट जो है बहुत सारी दुकान पर अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट आया है 50 रुपीज़ का। अगर ये कंडीशन सप्लायर पावर में होती, अगर दुकान बहुत कम होती या प्रोडक्ट हमारे पास ही है, तो हम जितने का कहते वो उतने में ही सेल होता प्रोडक्ट। बट अब दुकान भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट भी सबके पास है, सेम प्रोडक्ट है, तो हमें वो 80 रुपीज़ में सेल करना होगा। जो बायर कहेगा हमें वो सेल करना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट आने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना होता है। कॉम्पिटिटर रिवाइवल, जो हमारे कॉम्पिटिशन में है प्रोडक्ट या कंपनीज, वो क्या क्या चीज़ कर रही हैं, उन्हें किस चीज़ के, उनके क्या प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, हमें उन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना हो अगर हमें ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट गेन करना है। पिस्टल मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये क्या होता है आज हम इसको समझते हैं। P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक फैक्टर, S स्टैंड फॉर सोशल फैक्टर, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड E स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर एंड L स्टैंड फॉर लीगल फैक्टर। पिस्टल मार्केटिंग एनालिटिक्स में इसमें हर एक फैक्टर के बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर में टैक्स पॉलिसी क्या है, लेबर लॉ क्या है वहाँ का, ट्रैफिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर भी ग्रोथ में जो है मेन पिलर है। इकोनॉमी कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसा है, एक्सचेंज रेट कैसा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है उस जगह का,
उस कंट्री का। नेक्स्ट सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में आता है पॉपुलेशन कितनी है, ग्रोथ रेट क्या है, एज की ज़्यादा पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेल फीमेल कितने % है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव एंड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, किस स्पीड से टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है और अपनी कंपनी को ज़्यादा जो है इंक्रीज करना है। एनवायरनमेंट फैक्टर में क्या फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं, वेदर कंडीशन होती है, वेदर क्लाइमेट चेंज, जो हमारे वेदर है, वेदर अगर ख़राब है, हमारा जो प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ उस वेदर में नहीं बन सकती या ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। और लीगल फैक्टर में आएगा कंज्यूमर अफेयर, एंटी ट्रस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, क्या क्या रूल्स हैं कंज्यूमर्स के, एम्प्लॉयमेंट के, हेल्थ और सेफ्टी के क्या क्या रूल्स हैं, हमें भी वो भी ध्यान में रखने होंगे। ये है पिस्टल मार्केटिंग एनालिटिक्स। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। ये था कंप्लीट रिवीजन यूनिट 1 का मार्केटिंग एनालिटिक्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद हर्षित को ज़रूर फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पिंटरेस्ट पर भी। थैंक यू सो मच।